हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अपने आप में चार्ज होता है। स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टेशनरी। स्टडी ऑफ चार्ज इन इट्स स्टेशनरी कंडीशन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी जब चार्ज आपके पास रेस्ट की कंडीशन में होता है तो उसकी वजह से उसके क्या क्या इम्पैक्ट जनरेट होते हैं, इसकी स्टडी को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि आपके पास चार्ज क्या होता है। व्हाट इज चार्ज? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच एनी टू ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस फोर्स। दिस फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। यानी किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू दो ऑब्जेक्ट या तो अट्रैक्शन फोर्स को फील करते हैं या तो रिपल्सिव फोर्स को फील करते हैं। इसी नेचर को दिखाने के लिए हम जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? चार्ज। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि आपके पास जो फोर्स होता है वो तो आपका मास की वजह से भी होता है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। उसमें और इस फोर्स में क्या डिफरेंस है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका नेचर हमेशा अट्रैक्शन का होता है। उसकी वजह से कोई भी मास एक दूसरे को कभी रिपेल नहीं करते हैं। लेकिन चार्ज की वजह से दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास यहाँ पे जो कंडीशन होती है वो आती है आपके पास मैग्नेटिक फोर्स की। मैग्नेटिक फोर्स भी हम लेटर ऑन चैप्टर में देखेंगे। उसके लिए भी आपका कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल होता है। फिजिक्स में किसी भी प्रॉपर्टी को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी का। तो चार्ज अपने आप में एक प्रॉपर्टी हो गई। इसी प्रॉपर्टी को शो करने के लिए हम फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं। और इस फिजिकल क्वांटिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? या तो कैपिटल क्यू से या तो स्मॉल क्यू से। इसकी यूनिट क्या होती है? आपकी कूलम। और इसकी डायमेंशन होती है ए इंटू टी। ए होता है एम्पियर, टी होता है आपका टाइम। अब जो चार्ज होता है, चार्ज का जो नेचर होता है उसकी वजह से दो ऑब्जेक्ट या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या तो रिपेल करते हैं। इसी प्रॉपर्टी को शो करने के लिए हमने चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो चार्ज हमारा पॉजिटिव होगा या तो चार्ज हमारा नेगेटिव माना जाएगा। ठीक है, अभी इसी चार्ज को समझने के लिए हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी को समझते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर का मीनिंग क्या होता है कि जो भी चार्ज होता है, अगर हम एक से ज़्यादा चार्ज को देखें तो वो एक दूसरे के साथ एल्जेब्रिक सम के साथ प्रेजेंट किए जा सकते हैं। मतलब है कहने का कि आपके पास जो चार्ज होता है उसमें जब हम चार्ज को ऐड करते हैं तो वो आपके पास विधि साइन यूज कर सकते हैं। इसी को हम एल्जेब्रिक सम कहते हैं। यानी जैसे मैंने लिखा 1 + 2 तो आंसर आएगा आपका 3। लेकिन अगर मैं 3 की वैल्यू नेगेटिव कर दूँ तो इसका आंसर आ जाएगा 2 - 3 -1। ऐसे ही चार्ज के साथ भी होता है। नेक्स्ट होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है चार्ज को ना तो हम बना सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका ओवरऑल जो आपके पास इफेक्ट होता है वो क्या रहता है? सेम ही रहता है। ये सेम आपका ऐसा ही है जैसे एनर्जी होती है। एनर्जी को भी हम ना बना सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये कंफ्यूज करती है बहुत, वो है आपका इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इसका मतलब ये हो गया है कि चार्ज का और मास का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। ऐसा नहीं होगा कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा ही चार्ज होगा। चार्ज और मास एक दूसरे से क्या होता है? बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटा का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल मैथमेटिक की भाषा में बोलूँ तो ये होगा चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज Q = N × E। इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। N है यहाँ पे नंबर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, +1 +2 +3। और E होता है अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको समझते हैं थोड़ा। इसको हम कैसे समझेंगे कि जैसे कोई भी बॉडी पार्ट होता है, अगर आप उस बॉडी पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते जाओ तो जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्ट आपको मिलेगा वो होगा उसका सेल। ऐसे ही अगर हम चार्ज को भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते जाए, जो जो सबसे छोटा चार्ज आपको इस पूरे यूनिवर्स में मिलेगा वो आपका माना जाएगा इलेक्ट्रॉन।
तो हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी चार्ज जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है, और जो ये इलेक्ट्रॉन के नंबर होते हैं ये आपका इंटीजर भी हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, लेकिन ये कभी भी आपके फ्रैक्शन में नहीं होगा। अब इसका कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं। वो एक्सेप्शन है आपके पास यहाँ पे क्वार्क। एग्जामिनेशन में कभी पूछ लेता है कि कोई एग्जाम्पल या एक्सेप्शन दीजिए जहाँ पे चार्ज आपका क्वांटाइजेशन रूल को फॉलो नहीं करता है, तो उसका एग्जाम्पल होगा आपका क्वार्क। इस पे जो चार्ज का अमाउंट होता है वो होता है 2/3 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ये बेसिकली आपका मिलता कहाँ पे है? ये आपका मिलता है न्यूक्लियस के अंदर। जब हम न्यूक्लियस वाला चैप्टर स्टडी करेंगे वहाँ पे आपको क्वार्क का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस अभी आपको ये समझना है कि क्वार्क अपने आप में जो होता है वो आपके पास क्वांटाइजेशन रूल को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट इसमें आपके पास जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग हम पहले ही समझ चुके हैं। नेक्स्ट आता है इसमें आपका इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या होता है? इंडक्शन का मीनिंग होता है टू मोटिवेट समथिंग। जैसे हमारे घरों में इंडक्शन चूल्हा होता है, वैसे ही इसका कॉन्सेप्ट भी आपके पास, ठीक है। इस डेफिनेशन को ध्यान से देखिए। ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। यानी अगर दो बॉडी उनके बीच में चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है लेकिन उनके बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन जब आपका चार्ज ट्रांसफर होता है, इस कॉन्सेप्ट को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे, एक चार्ज्ड बॉडी थी, एक अनचार्ज्ड बॉडी थी। जैसे ही मैं इसके कांटेक्ट में इसके पास में लेके आई, इसको फिजिकली कनेक्ट नहीं करना है, दोनों को फिजिकली कनेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे हमने बस क्या किया, इस चार्ज के पास में दूसरे अनचार्ज मेटल को लेके आए। जैसे ही हम इसके मेटल को इस अनचार्ज मेटल को इसके पास लेके आए, हम क्या देखते हैं कि थोड़ी देर बाद जो आपके पास अनचार्ज्ड मेटल था वो क्या हो गया? चार्ज हो गया। लेकिन ये हुआ कैसे? इसका एक्सप्लेनेशन आप थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल किसका लिया है? मेटल। इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि जो मेटल होते हैं, मेटल के आउटर मोस्ट सेल में कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका अपना न्यूक्लियस के साथ जो बॉन्ड होता है थोड़ा वीक होता है, जिसकी वजह से वो अपने आउटर मोस्ट सेल को छोड़ के कहाँ चले जाते हैं? बाहर चले जाते हैं। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये प्लस चार्ज वाला मेटल बॉडी को आप इसके पास लेके आते हो, ये क्या करता है? प्लस चार्ज आपके पास यहाँ पे इस दूसरे मेटल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है। अब इलेक्ट्रॉन एक साइड शिफ्ट हो गए तो जो आपका बचा हुआ एटम है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर हम उसको यहाँ से ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? जो नेगेटिव चार्ज है वो इक्वली क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इधर देखिए, हमने कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं बनाया लेकिन फिर भी जो पॉजिटिव चार्ज था उससे क्या कर दिया? यहाँ पे एक अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज कर दिया। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जहाँ पे बिना किसी फिजिकल कनेक्शन के चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए, जैसे आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता है, ये आपके पास एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। इसके डे टू डे लाइफ में अगर हम एग्जांपल देखें तो इसके एग्जांपल देखने को मिलते हैं। जैसे हम क्या करते हैं? स्केल को बालों पे रब करते हैं, उसके बाद वो क्या करता है? पेपर के पीसेस को अपनी साइड अट्रैक्ट कर देता है। तो वो पेपर के पीस उस स्केल की साइड कैसे अट्रैक्ट हो जाते हैं? उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है, वो जो स्केल होती है वो क्या करती है? आपके पेपर के पीसेस के इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट करती है। यहाँ पे एक बात और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, आपने ध्यान दिया होगा, जितने हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी हो जाता है। अगर आप यहाँ पे टोटल चार्ज को देखोगे तो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है वो दूसरी बॉडी में भी उतना ही नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर देता है। तो एक पॉइंट यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो रहा है तो वहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, और जितना एक अगर चार्ज प्रोड्यूस होगा दूसरी बॉडी पे भी उसका
उसी अमाउंट में चार्ज प्रोड्यूस होगा, लेकिन उसका नेचर क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर एक बॉडी पॉजिटिव वाली है तो दूसरी क्या बन जाएगी, नेगेटिव वाली, या फिर अगर एक बॉडी नेगेटिव वाली है तो वो क्या बन जाएगी, आपकी पॉजिटिव वाली बन जाएगी। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे फोर्स के बारे में। फोर्स, जैसे आपके पास मैंने बताया था कि अगर आप क्या करते हो, दो चार्ज ऑब्जेक्ट को लेते हो तो या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या तो रिपेल करते हैं। अब किस अमाउंट में वहाँ पे आपका अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स काम करता है, इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जो कूलम थे उन्होंने एक लॉ दिया था। इनका लॉ सिमिलर होता है जैसे आपका ग्रेविटेशन का लॉ था। तो इन्होंने क्या कहा, अगर आपके पास दो पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2, उनके बीच की डिस्टेंस है R, तो जो आपके पास फोर्स का अमाउंट होगा वो क्या माना जाएगा, ये हम कूलम लॉ के थ्रू प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट डज दिस लॉ सिग्निफाई, यानी इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हम इसको पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि इसके थ्रू हम अमाउंट ऑफ फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी दो चार्ज एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, किस अमाउंट का फोर्स लगा रहे हैं, ये आपका इस लॉ के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा कि इसकी एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो कूलम ने कहा था दो चार्ज अगर एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, अभी यहाँ पे हम नेचर की बात नहीं कर रहे हैं, ये अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है कि जो फोर्स है आपने चार्ज कितना लिया, यानी Q1 का अमाउंट कितना है, फोर्स है वो आपके पास दूसरे चार्ज का अमाउंट कितना है, और तीसरा इनके बीच की डिस्टेंस का जो आपके पास रेसिप्रोकल, स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है उस पर डिपेंड करता है। जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना कम फोर्स लगेगा। तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट जनरेट होता है। यहाँ पे जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा तो आया इज इक्वल टू के बाद आया कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब ये जो कांस्टेंट है इसका अपने आप में बहुत बड़ा रोल होता है। एप्सिलॉन नॉट जो यहाँ पे सिंबल यूज करा है ये शो करता है आपके पास परमिटिविटी का, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो कूलम ने बताया था जो टोटल फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ऑब्वियस बात है ये फोर्स है इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी यहाँ पे, न्यूटन। चार्ज है, चार्ज की यूनिट मैंने बताई कूलम, R डिस्टेंस को शो कर रहा है इसलिए हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो आपके पास जो कूलम का लॉ है वो क्या कहता है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। थैंक यू।